एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम तक कवर कर लिया था। अब जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से आज स्टार्ट करेंगे। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले रदरफोर्ड से पहले जे थॉमसन का मॉडल देखा था, छोटा सा होता है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था उसमें। और उसके बाद रदरफोर्ड का देखा था। पहले एक्सपेरिमेंट देख लिया था हम लोगों ने कि किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के थ्रू फिर एक अपना मॉडल दिया था एटम को लेकर के। अब बहुत मॉडल ऑफ सर एटम। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल नहीं है? लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड, लिमिटेशन ऑफ यस रदरफोर्ड सर। है। बिल्कुल लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड है, पर कुछ टॉपिक्स उसके पहले पढ़ाना है, जैसे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह। तो उसको कवर करवाने के बाद लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन है उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह का यूज पड़ता है। तो पहले उसको समझ लेंगे फिर लिमिटेशन समझेंगे, वरना लिमिटेशन सिर्फ लिख लेंगे, रटने वाला काम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ओके सर। तो पहले बोर मॉडल ऑफ एटम, फिर उसी पर जाएंगे और फिर उसकी लिमिटेशंस देखेंगे हम लोग कि क्या थे लिमिटेशंस। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में पहले पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं कि क्या क्या पोस्टुलेट्स थे इनके। तो सबसे पहला बोर्स मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहली बात जो नील्स बोहर ने कही थी, साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, उन्होंने ये जो है पोस्टुलेट पुट फॉरवर्ड किया था। तो सबसे पहला इन्होंने जो कहा था वो कहा था कि the electrons move the electrons move around the nucleus. The electrons move around the nucleus in certain in certain specifically in certain specifically permitted circular orbits, specifically permitted circular orbits called 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 energy levels, called energy levels। an electron, इसी में आगे लिखेंगे, an electron in a particular energy level, an electron in a particular energy level, an electron in a particular energy level is is associated with a definite amount of energy, with a definite amount of energy, with a definite amount of energy। पहला पोस्टुलेट इनका ये हो गया। अब ये लिख लिया इतना। यस लिख लिया। यस सर। दूसरा पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट है while moving in a particular energy level, while moving in a particular while moving in a particular energy level, an electron neither loses an electron neither loses an electron neither loses nor gains energy, an electron neither loses nor gains energy, electron neither loses nor gains energy। the energy the energy of electron the energy of electron in a particular level is fixed, in a particular level is fixed।
एक सेकेंड, थोड़ा इसको लिखो, एक सेकेंड तो कुछ चेक करना। ये पॉस्टुलेट लिख लिया यहाँ तक, दूसरा वाला। यस ठीक है, थर्ड पॉस्टुलेट हो जाएगा हमारा, ओनली दोज only those energy levels are permitted are permitted in which the angular momentum in which the angular momentum of an electron in which the angular momentum if of an electron is an integral multiple is an integral multiple of h by 2 pi, where h is Planck's constant, where h is Planck's constant। अब यहाँ पर अब जो है थोड़ा सा एक मेन चीज आई है, अभी समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमको एक चीज कह रहा है कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनमें किस तरीके से तय किया जाए कि किस एनर्जी लेवल को हमें लेना है और किसको नहीं ले सकते हैं। उसको देखने के लिए ये देखा जाता है कि किसी एनर्जी लेवल में रेडियस, उस एनर्जी लेवल के रेडियस के बेसिस पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन टू पाई। h अपॉन टू पाई ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल यानी इसका 1 टाइम्स इसके इक्वल, यानी 1 टाइम्स, 2 टाइम्स डबल, 3 टाइम्स ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल इन द होल नंबर में। अब h अपॉन टू पाई में यहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोग बस थोड़ा सा आगे जैसे पहुंचेंगे, हम लोगों को अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थोड़ी सी देखना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, तो वहाँ पे भी हम लोग समझेंगे, वहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे और थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम लोगों ने एक जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी मैक्स प्लैंक की, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसके जस्ट बाद हम लोग उसी को देखेंगे, तो वहां पे फिर ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो अभी इसको इतना लिख लेते हैं पहले, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसमें साथ में लिखते चलो कि एंगुलर 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 मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस से शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रॉन angular momentum of an electron of mass m, moving moving with a moving with a velocity v in a circular orbit of radius r, in a circular orbit of radius r। अब ये तो हम लोगों को क्लासिकल फिजिक्स से ही पता है, रोटेशन से, कि एंगुलर मोमेंटम अगर आर रेडियस में कोई मास एम का मूव कर रहा ऑब्जेक्ट तो कैसे निकालते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज पीवीआर एम वी आर, बिल्कुल एम वी आर इज एम वी आर। अब ये जो एम वी आर है, ये जो हमने ऊपर लिखा पॉस्टुलेट अपना कि एम वी आर इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन टू पाई का, वहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर एम वी आर इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एच अपॉन टू पाई, पाई जहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 इंटीजर 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 यस सर। ये हो जाएगी। दिस इंप्लाइज द एंगुलर,
यहाँ से एक चीज लिख लो कि दिस इम्प्लाइज, यहाँ से एक चीज लिखते चलो कि दिस इम्प्लाइज द एंगुलर मोमेंटम, दिस इम्प्लाइज द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड क्या होता है ये फिर हमने बताया कि जो मैक्स मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी उधर देख लेंगे अभी ये सब। दिस इम्प्लाइज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। लिख लिया इतना? यस सर। ठीक है। फोर्थ, एक सेकंड जरा। हेलो। यस सर। एन इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पॉस्टुलेट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है कि एन इलेक्ट्रॉन गेन्स 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 और loses a quantized a quantized a quantized amount लिख दिया amount, quantized amount of energy in order to jump from in order to jump from lower to higher energy state, lower to higher energy state, or from higher to lower energy state respectively, or higher to lower energy state respectively. तो ये है an electron gains or loses a quantized amount of energy in order to jump from lower to higher energy state or from higher to lower energy state respectively, and and this energy is equal and this energy is equal to the difference of energies, is equal to the difference of energies of the two levels, of the two levels. ठीक है? यस सर। तो ये है। अब जो है इसमें ये क्या बता रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा बेसिक एक जानकारी दे देते हैं, फिर हम लोग मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी जो है उसको कवर करेंगे। तो ओवरऑल इस बॉर्स मॉडल ऑफ एटम में हुआ क्या कि इन्होंने ये कहा कि एक एटम है, इस तरीके से एटम है और उस एटम के अंदर शेल्स हैं, और ये चीज करीब करीब वैसे ही सिमिलर है जैसे रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट करी थी। शेल्स की बात करिए। और फिर न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं
पर एक इम्पॉर्टेंट बात करिए, अभी हम लोग जब लिमिटेशंस देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, तो हमें जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स में एक बात कही जाती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी हो, बस चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो रेस्ट पे है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो मूव कर रहा है फिक्स्ड वेलोसिटी से, फिक्स्ड वेलोसिटी से, तब भी तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर ये मूव कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी से यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है, इस केस में क्या करता है पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल? एनर्जी इमिट्स कर देते हैं। बिल्कुल एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट आउट करता है, जिसके थ्रू इसकी एनर्जी कम होती रहती है टाइम के साथ। और रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम था, उसमें बेसिक जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बेसिक बिल्कुल लिमिटेशन। डिफेक्ट था, उसकी लिमिटेशन थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करते रहेंगे तो इवेंचुअली उनका जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट का, वो कम होता जाएगा और वो इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएंगे न्यूक्लियस में जाके, पूरा एटम जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, एटम स्टेबल रहेगा नहीं, कोई भी मैटर जैसा हम देखते हैं उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। फिर एटम स्टेबल है, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसा नहीं कोलैप्स कर रहे हैं उसके अंदर। तो फिर क्या है, तो वहां पे अभी हम जब लिमिटेशंस देखेंगे तो वहां पे डीप में देखेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले जो इन्होंने किया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में बोहर ने, वो सबसे पहले इसी जो ये जो लिमिटेशन था रदरफोर्ड का, इसको दूर किया। उसको दूर करने के लिए क्या कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है इन सर्टेन स्पेसिफिकली परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट्स। यहाँ पे इसको ऐड कर लेना, और स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स, और स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे इसको ऐड कर लो, जहाँ पे लिखे हो नोट्स में, और स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स। तो द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्पेसिफिकली परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। अब क्या कह रहा है, बाद में कहा कि एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है और सम सिंपल नंबर में सपोज कर लें कि 20 जूल की एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो जब तक ये इस ऑर्बिट में है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है 20 जूल की एनर्जी इस ऑर्बिट की। और इस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास 20 जूल की एनर्जी होना चाहिए। कुछ इस तरीके से ये ऑर्बिट होगी हमारी, कि 20 जूल की एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, कम होगी ना ज्यादा होगी, हमेशा 20 जूल रहेगी। और उसी तरीके से इसकी मान सकते हैं कि कुछ 40 जूल या समथिंग, जो भी हम मान लें समझने के लिए। पहली चीज तो इन्होंने ये कही कि एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहेगी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट में कहा कि while moving in a particular energy level, an electron neither loses nor gains energy. The energy of electron in a particular level is fixed. तो इन्होंने फर्दर ये कहा कि ऑर्बिट की जो एनर्जी रहेगी वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब ऑर्बिट की एनर्जी बन गई, तो चूंकि ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स्ड रहेगी। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को यहाँ पर इसी सेम ऑर्बिट में रहते हुए लूज या गेन नहीं कर सकता है। इस सेम ऑर्बिट में जब तक रिवॉल्व करेगा तब तक तो लूज गेन नहीं करेगा। तब फिर लूज गेन कब करेगा, लूज और गेन तब करेगा या उससे पहले, ये फोर्थ पॉइंट में जो बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूजेस अ क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटाइज को भी हम लोग देखेंगे। पहला इस पे ध्यान देते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन या लूज करेगा, किस लिए गेन करेगा, तो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। अब हमने ये रदरफोर्ड में देखा था कि जो शेल जितनी दूर होती है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, जितना डिस्टेंस ज्यादा होता है न्यूक्लियस से उतना ज्यादा हायर एनर्जी लेवल मानी जाती है। तो लोअर से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी, तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो वो नीचे वाली अपनी एनर्जी स्टेट से, एनर्जी ऑर्बिट से उठ के ऊपर वाली हायर पे चला जाएगा, और लूज करेगा तो हायर से लोअर पे आ जाएगा। एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द टू लेवल्स। तो दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है उनकी एनर्जीज का, उतना ही एनर्जी लूज करने पर या गेन करने पर वो उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन। इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारा एनर्जी स्टेट E1 होता है, E2 बोल दें, ये हमारा एनर्जी स्टेट E1 है। E2 जो है हायर एनर्जी स्टेट है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। अब हमारा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा कि ये कुछ एनर्जी अपने अंदर गेन करेगा, और ये जो भी एनर्जी होगी इसको अभी एच न्यू से बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं, पर अभी हम लोग इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखेंगे। अभी हम लोग इसको मानते हैं कि 20 जूल की एनर्जी लिया, लेकिन ये 20 जूल की एनर्जी सिर्फ तब लेगा जब E2 और E1 के बीच में
तो E2 E1 ये दोनों एनर्जीज हैं इन और इन शेल्स की। इस शेल की एनर्जी E2 है, इस शेल की एनर्जी E1 है। E2 माइनस E1 अगर 20 जूल है और इसको 20 जूल की एनर्जी मिली, बस उसी केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके गेन की एनर्जी और हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा। और अगर यहाँ पर पहले से था और इसने 20 जूल की एनर्जी लूज करी, तब ये यहाँ से उठ के नीचे यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ से उठ के यहाँ आ गया और 20 जूल की एमिट करके वो एमिट आउट करके वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आ गया। ये होती है ट्रांजिशन बिटवीन वन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। अब यहाँ पे एक बात और कही कि चलिए ये तो ठीक हो गया कि सारी एनर्जी लेवल जो रहती है फिक्स्ड एनर्जी की होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन नीदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी। अगर लूज या गेन करना है तो उसकी ऑर्बिट चेंज हो जाती है और फिर जिस ऑर्बिट में जाता है वहां उसकी एनर्जी के साथ रहता है। उसके अलावा ये बात कही कि कैसे पता किया जाए कि कौन सी एनर्जी लेवल लेंगे या कौन सी नहीं लेंगे। मतलब कि जैसे अब ये हमारा सर्किल है, ये वाली रेडियस है, ये सॉरी ये वाला सर्कुलर ऑर्बिट है। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट न्यूक्लियस से एक फिक्स्ड रेडियस पर है। फिक्स्ड रेडियस पर है तो जरूरी है कि इतनी रेडियस पर हो। भाई इतनी रेडियस पर भी तो हो सकता है और उससे कम यहाँ पर भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, पर हमने यही वाला क्यों लिया? तो ये जो चीज होती है कि रेडियस कितनी है पता करने के लिए प्लैंक ने अपना जो सॉरी बोहर्स ने अपना जो थीसिस में दिया पोस्टुलेट, एक पोस्टुलेट ये था कि जो h/2 पाई ये जो कांस्टेंट होता है, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल जब तक एंगुलर मोमेंटम रहेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का mvr इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h/2 पाई, तब तक हम उस रेडियस को ले सकते हैं। यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं फिर कि मास पता है, वेलोसिटी पता है, r की वैल्यू निकाल लेंगे h/2 पाई करके। तो अगर r की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो भी r की वैल्यू रहेगी वही r की वैल्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना सर्कुलर ऑर्बिट को बनाएंगे। बाकी और ये वाली ये सब नहीं ले सकते, यहाँ ले सकते हैं। ये इतना बहुत मॉडल ऑफ एटम में था। अभी हम लोग मेन अपना देख लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जहाँ से ये चीज़ें सारी आ रही हैं। उनको समझेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखते हैं पहले। प्लैंक्स क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब इससे पहले कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ें, थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं इनके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, या कह सकते हैं कि विजिबल लाइट के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। ये बताओ कि विजिबल लाइट जो आज हम लोग विजिबल लाइट को जिस तरीके से स्टडी करते हैं साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिस तरीके से हम लोग अपने एकेडमिक लेवल पे उसको पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम में, लाइट को क्या माना जाता है, वेव या पार्टिकल? सर बोथ। बोथ, बिल्कुल सही, बोथ माना जाता है। एक टाइम था न्यूटन के वक्त पे, जब न्यूटन थे तो उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पे क्या दिया था कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। उसके बाद हाइगेंस आए और हाइगेंस ने कुछ सर्टेन फिनोमिना जो पार्टिकल नेचर के अगेंस्ट में थे उनके बेसिस पर अपनी वेव थ्योरी दी हाइगेंस ने। और उसमें उन्होंने एक चीज कही थी कि वेव होती है लाइट, और उन्होंने कहा था कि लाइट मटेरियल वेव होती है। ठीक है ना? तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन की, ये पार्टिकल नेचर के लिए थी, पार्टिकल। और दूसरी तरफ वेव नेचर के लिए लाइट के हाइगेंस की थ्योरी थी, जो कुछ टाइम बाद ही आ गई थी। पर इसमें हाइगेंस ने क्या माना था कि जो लाइट है वो एक मटेरियल वेव है, जैसे साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, उसको मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपागेट करने के लिए। हाइगेंस नहीं माना था वेव, तो माना था मगर मैकेनिकल वेव माना था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल की। इसमें क्या हुआ, ये भी वेव पार्टिकल को, वेव नेचर को सपोर्ट करती थी लाइट के, पर इसमें क्या अलग था, इसमें अलग ये था कि इसमें लाइट को क्या नहीं माना था कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, ये माना था इसमें। तभी कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए, राइट? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल नेचर के हिसाब से कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन की थी, और काफी टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी काफी सक्सेसफुल रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकती थी? डिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को,
डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वगैरह हम लोग 12th में अच्छे से स्टडी करते हैं डीप में। डिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को, पोलराइजेशन को, ये सारे इफेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं 12th में फिजिक्स में। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब ऐसे कुछ फिनोमेना थे जो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, पर कुछ ऐसे फिनोमेना भी थे जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे, जो वेव नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे। जैसे सबसे फेमस आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और होता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये सब कुछ इफेक्ट्स थे। पार्टिकल नेचर की अगर बात करें तो पार्टिकल नेचर में कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी न्यूटन की, लेकिन उसके बाद जो मेन आई वो आई थी आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन, प्लैंक की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो यहाँ पे हम लोगों को यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को समझना है, जिसने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया था लाइट के। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग लाइट को वेव और पार्टिकल डुअल नेचर का मानते हैं, और इस डुअल नेचर को हमें स्टडी करना है, इसीलिए हम लोग प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाली जो हेडिंग थी उसी के नीचे सबसे पहला पोस्टुलेट लिख लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, कि रेडिएटेड एनर्जी is emitted or absorbed discontinuously discontinuously in the form of small energy packets, small energy packets known as quanta, known as quanta, or or photons, or photons। एक तो ये चीज होगी। दूसरी, each quantum of radiation, each quantum of radiation, each quantum of radiation is associated with a definite amount of energy, with a definite amount, with a definite amount of energy, depending upon the depending upon the frequency of vibration, depending upon the frequency of vibration। This energy E of a quantum is equal to h nu, जहां पे न्यू क्या होता है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। और h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, वही प्लैंक्स कांस्टेंट जो अभी अभी h/2 पाई पॉज थ्योरी में आया था। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है इसकी एनर्जी। अच्छा, अब ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लैम्डा और स्पीड ऑफ लाइट सी, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड।
ज्वल, Yes, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन होता है? किस फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं इनका रिलेशन हम लोग? बता सकते हो? G equals to new lambda. C इज इक्वल्स टू, New lambda. बिल्कुल, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, कह सकते हैं? तो यहाँ पे हम Yes, sir. एच Yes, sir. हाँ, सी बाई लैम्डा भी ले लिया हमने, ये भी ले सकते हैं। तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो दिस एनर्जी ई ऑफ अ क्वांटम इज एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, ये हमने कर लिया। और ये हो गया। अब 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, ये बता सकते हो? 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है? Frequency. नहीं नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी तो वो होती है ना, अभी हमने देखा C अपॉन लैम्डा होती है फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन लैम्डा। देखो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? वेव के टर्म्स में वेवलेंथ क्या होता है? फुल साइकिल को कंप्लीट करने में वेव कितनी लेंथ कवर करती है, यही होता है वेवलेंथ। Yes, sir. ये डिस्टेंस एक लैम्डा है। Yes, sir. हम्म, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि एक यूनिट लेंथ अगर ली जाए, एक यूनिट लेंथ, तो उसमें हमारी वेव यूनिट लेंथ में कितने साइकिल्स अपने कंप्लीट कर रही। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साइकिल। और अगर ये पूरी 1 मीटर की लेंथ है हमारी, यूनिट लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, 1 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, कुछ भी 1 यूनिट के हिसाब से। यूनिट लेंथ में कितने साइकिल वेव हमारी कंप्लीट करती है, वो होता है, ये चीज होती है 1 बाई लैम्डा। और इसको बोलते हैं वेव नंबर। ये होता है हमारा वेव नंबर। और इसको हम लोग जो फ्रीक्वेंसी वाला न्यू होता है उसके ऊपर एक बार बना के शुरू करते हैं ऐसे, ये होता है वेव नंबर हमारा। तो द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर। और वेव नंबर को ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूनिट लेंथ में वेव कितने अपने साइकिल्स को कंप्लीट कर रही है, वो होती है वेव नंबर वेव की। ठीक है? Okay, sir. तो यहाँ पे हम एच सी बाई लैम्डा में एच सी 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम ये भी ले सकते हैं। तो वे ये क्या है? वेव नंबर, जहाँ पे, ठीक है, न्यू बार क्या है? वेव नंबर। ठीक है? Yes, sir. Clear. हम्म, Raman. क्या कह रहे हो? Sorry, sir. Clear. कुछ कह रहे थे क्या? No, sir. अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया वेव नेचर। अब इसको समझते हैं कि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किस चीज के लिए है या क्या कहना चाहती है। मतलब ये है कि ये हमारा सरफेस है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये है हमारा सरफेस किसी ऑब्जेक्ट का, और इसको हम लोग बहुत हाई हीट पर रखे हुए हैं। इसको हम लोगों ने किसी सोर्स की मदद से हीट किया है, इसको हमने हीटिंग प्रोवाइड कराई है, इसको हाई हीट दी है। तो ये पूरा जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हीटेड हो जाएगा। हम लोग बहुत बेसिक तरीके से देख रहे हैं, इसको ऐसे नहीं समझा जाता है, पर हम लोग समझने के लिए इसको ऐसे ले रहे हैं। समझा क्या जाता है, इस एग्जैक्टली इस तरीके से होता नहीं है, तो समझने के लिए हम ये मान रहे हैं कि हमने कुल मिलाकर के क्या किया है कि सब्सटेंस को एनर्जी दी है। अब ये जब एनर्जी देंगे तो जो वेव थ्योरी होती है, वेव थ्योरी के हिसाब से ये बॉडी रेडिएशन एमिट करेगी जो एनर्जी कैरी करती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरीके से निकलती जाएंगी, इस तरीके से
इसके पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। अब ये एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी विजिबल भी हो सकती, तो विजिबल रेज बन जाएगी, लाइट बन जाएगी। जो हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब हाई टेम्परेचर पे ले जाएं तो इनकैंडिसेंट हो जाता है और लाइट एमिट करने लगता है, तो विजिबल लाइट एमिट करता है। मे बी ये विजिबल लाइट नहीं एमिट कर रहा हो, इंफ्रारेड कर रहा हो, रेडियो वेव्स कर रहा हो, अल्ट्रावायलेट रेज कर रहा हो, तो हमने इसको पर्टिकुलर कुछ एनर्जी दी जिसके बाद ये रेज एमिट करने लगा। वेव थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ से ये जो एनर्जी निकली है इस तरीके से ये निकलती जा रही है, तो हर टाइम यहाँ पे ये निकलती रहेगी, यहाँ पे ये निकली, ये निकली, ये निकली, 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 ये बराबर निकलती रहेगी। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आएगा अगर हम यहाँ पे कैमरा लगा के बैठ जाए कुछ दूर पर, हम यहाँ से कैमरा लगा करके देखने की कोशिश कर रहे हैं इसको कि हाँ भाई दिख जाए कि क्या है ये, तो कहीं पर भी हमको एक ऐसा मोमेंट पॉज़ करने पे नहीं मिलेगा जब यहाँ पे हमें ऐसा दिख जाए कि कोई वेव ना निकल रही हो, ब्लैंक हो, ऐसा नहीं रहेगा। कंटीन्यूअस एमिशन होता रहता है, कंटीन्यूअस एमिशन। पर ऐसा वेव थ्योरी में होता है। मैक्स प्लैंक ने अपनी जो थ्योरी रखी उसमें क्या कहा कि ऐसा नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एमिशन होता है। और डिसकंटिन्यूअस एमिशन इसलिए होता है क्योंकि ये जो वेव्स हैं, एनर्जी वेव्स, ये एक्चुअली वेव्स नहीं होती हैं, ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और उन पार्टिकल्स को कहा क्वांटम। क्वांटम क्वांटम इज सिंगुलर, क्वांटा इज प्लूरल। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ से जैसे कि ये निकला क्वांटा, और फिर जब ये निकल आया तो उसके ऊपर पहले से एक निकला दूसरा। इस तरीके से ये क्वांटा जो होते हैं इनको मिला करके पूरी एक स्ट्रीम बनती है ये। तो मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि इन्होंने ये कहा कि जो हमारी जो एनर्जी होती है, जो रेडिएशंस होते हैं, जो एमिट होते हैं किसी बॉडी से, वो एक्चुअली इस तरीके से पार्टिकल्स से कंपोज्ड होते हैं, एनर्जी कंटेनिंग पार्टिकल्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बोला कि क्वांटा या फिर फोटॉन। तो ये जो पैकेट्स हैं छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, इनको क्वांटा बोलते हैं या फिर फोटॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अब हम कैमरे के थ्रू देखेंगे तो ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जैसे ये वाला जैसे ही निकला, तो इसको निकलने में कुछ टाइम है या कुछ लैग तो होगा ही भाई, कंटीन्यूअस तो है नहीं। तो जब तक ये निकलेगा तो हमको एक स्पेस ऐसा मिलेगा जब हमको दिखेगा कुछ नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डिसकंटीन्यूअस है। इस केस में, वेव्स के केस में हमें ऐसा नहीं है, ये कंटीन्यूअस निकलती रहती हैं। ये निकल रही है, निकली जा रही, निकली जा रही, निकली जा रही, कहीं ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं आएगा जब लगेगा नहीं निकल रही है। वो कंटीन्यूअस एमिशन होता रहता है। और यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, तो इन्होंने डिसकंटीन्यूअस एमिशन की बात करी थी। ये जो यहाँ पे लिखा है कि डिसकंटीन्यूअसली, इसका मतलब ये होता है कि डिसकंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नोन एज़ क्वांटा और फोटॉन्स। ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वांटम, क्वांटा का डेफिनेशन आती है क्वांटाइज्ड की, कि कोई चीज क्वांटाइज्ड है। क्या तुम बता सकते हो कि क्वांटाइज्ड का कंसेप्ट क्या है? तुम्हारे दिमाग में इसको लेकर के क्या अंडरस्टैंडिंग है? उज्जवल, यस सर। क्या होता है क्वांटम? क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज, क्वांटम नहीं। कोई चीज क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या होता है? सर पता नहीं, आप explain- क्या चीज? सर दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, देखो क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि जैसे अगर तुम, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने यहाँ तक इसमें अपना हमने फ्लोर भर रखा है आटा, गेहूं, ठीक है। अब ये अगर 1 किलो का है, ठीक है, ये 1 किलो का है अगर, तो हम इसको 1 किलो के बजाय अगर यहाँ तक भर दें तो हम कह सकते हैं कि मे बी ये 1.2 kg का हो गया हो। यहाँ तक कर दें तो ये 1.3 kg का हो जाए या 1.5 kg का हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग-अलग वैल्यूज दे सकते हैं कुछ भी अपने हिसाब से।
जब हम लेने जाएंगे, अगर मान लो हम आटा लेने गए अपने किसी भी दुकान पे, और वहां पे हमने 1 किलो का लिया, 1.2 kg का ले रहे हैं, 1.5 kg का ले रहे हैं, 2.7, 8.9, अभी यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे हम कितना भी ले सकते हैं, कम ज्यादा कुछ भी। इसको कंपेयर करो, तुम लेने गए एक कार, तुम एक कार लेने गए हो। अब जब तुम कार लेने गए हो, तो तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमें एक कार दो या फिर हमें 1.8 कार दो। ये एब्सर्ड चीज है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज एब्सर्ड है। अब यहाँ पर तुमने क्या किया, या तो तुम एक ले सकते हो गाड़ी, या तो तुम दो ले सकते हो, या फिर तुम तीन ले सकते हो, पर तुम 3.5 8.5 नहीं ले सकते, 2.5 और 2.75 नहीं ले सकते। ये सब तुम नहीं कर सकते हो, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, इसके बीच में नहीं ले सकते। यहाँ पर ये चीज क्वांटाइज्ड हो गई। क्वांटाइज्ड का मतलब ही यही होता है कि एब्सोल्यूट, फिक्स्ड। फिक्स्ड। ठीक है, समझ रहे हो? ओके सर। यस सर। तो ये होता है क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, फुल एक पर्टिकुलर अमाउंट में होगा। तो अब यहाँ से जैसे ये एक फोटोन निकलेगा, तो ऐसे जो फोटॉन्स निकलेंगे, तो एक ही होगा, या दो होगा, या तीन होगा। ऐसा नहीं कि एक फोटोन निकला और एक आधा निकल आया छोटा सा, या फिर एक ज्यादा निकल आया, 1.5, या ज्यादा और ज्यादा निकल आया 4.5, नहीं। फोर हो सकता है, फोर हो सकता है, ऐसे अलग अलग फोर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि 4.5 आ गया, 1.5 आ गया, 0.5 आ गया, ये सब नहीं होगा। फोर आएगा एक साथ, ये हो सकता है, ये करेक्ट है। क्वांटाइज्ड, ये मतलब होता है क्वांटाइज्ड का, कि बिल्कुल एब्सोल्यूट फिक्स्ड, इस तरीके से इन बिटवीन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इन बिटवीन नहीं, ये क्वांटाइज्ड नहीं है। तो ये होता है क्वांटाइज्ड होना किसी चीज का। क्लियर है क्वांटाइज्ड होना? यस सर। ठीक है। और फिर इसकी हम लोग एनर्जी देते हैं कि ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जो एटम्स होंगे मॉल इस सब्सटेंस के, वो वाइब्रेट करते हैं जब एनर्जी पा करके, तो उसी के बाद वो एनर्जी लूज करते हैं, रेडिएट आउट करते हैं। तो यहाँ पे वो जिस भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होंगे, उसी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा इन फोटॉन्स की एनर्जी। और उस एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स ने अपना एक कांस्टेंट दिया, प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने। और उस प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें इस पर्टिकुलर रेडिएशन की एनर्जी मिलती, एच न्यू। ठीक है। ओके सर। अब इन्होंने ये कहा कि दिस एनर्जी ऑफ क्वांटम इज एच न्यू। और ये जो एनर्जी होती है, ये क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज से मतलब ये कि या तो एच न्यू एनर्जी का निकलेगा, या 2 टाइम्स एच न्यू एनर्जी का निकलेगा, या 3 एच न्यू एनर्जी निकलेगा, 4 एच न्यू निकलेगा। ठीक है, 2.5 एच न्यू नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा। ठीक है। यस सर। तो बॉडी कभी भी एनर्जी इंटीग्रल फ्रैक्शनल मल्टीपल में नहीं एनर्जी रेडिएट आउट करेगी। तो ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है कि क्वांटम जो होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी रेडिएट आउट करते हैं, इसको थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं अपने। ये थर्ड और लास्ट पॉइंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, कि अ बॉडी कैन एमिट, अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब energy only, only in an integral, only in an integral whole number multiple, multiple of quantum। ठीक है। यस सर। यहाँ पे 2 न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, ये सब निकल सकते हैं। 1.8 एच न्यू, 2.7 एच न्यू, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है।
तो यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ जो रेडिएशंस होते हैं उनको हम लोगों ने देखा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो होती है वो पार्टिकल नेचर में सपोर्ट करती है, और वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैक्सवेल की थी वो सपोर्ट करती है। कुछ पर्टिकुलर फिनोमेना होते हैं जस्ट लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, जो वेव थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वेव नेचर को प्रूव करते हैं। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट हैं जो पार्टिकल नेचर वेव के सपोर्ट करते हैं। और इन दोनों के बेसिस पे अभी जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है रेडिएशंस को लेकर के वो ये है कि वेव्स हैव अ डुअल नेचर, सॉरी, रेडिएशंस हैव अ डुअल नेचर, दे possess बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। और इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन पर भी एक्सटेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी यही कहा जाता है। वो चीज हम लोग जब शेल्स वाला पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अभी ये हम लोग की प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट ये हो गया, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा है? यस सर। अच्छा, क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा? जब हम किसी एटम को हम्म, जब हम किसी एटम को हीट करते हैं तब जो और उसे प्रिज्म के सामने रखते हैं तो उसमें से जो लाइट निकलती है वो। बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात बताओ कि अगर हमने कार्बन लिया, कार्बन नहीं, कुछ भी हमारा, मान लेते हैं वुड है हमारी, ऐसे ये लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको हमने हीट करा, इसको हमने हीट करा, और यहाँ पे एक प्रिज्म रख दिया। अब यहाँ से ये फायर निकलेगी इसमें से। तो क्या हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर सकते हैं इसके थ्रू, यहाँ पे के स्क्रीन पे? ये हमारी स्क्रीन है, इस पे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर सकते हैं? नो सर। रीजन क्यों? कोई रीजन बता सकते हो क्यों नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे? एटम से निकलेगी ना, अब ये तो पूरा वही है। तो तुम एक एटम, आइसोलेटेड एक एटम लेना चाहते हो, उसके थ्रू निकालना चाहते हो ऐसे? यस सर। तो एक आइसोलेटेड एटम कैसे ले सकते हो, एक आइसोलेटेड एटम ये कैसे ले सकते हो? और वैसे भी अगर तुम ये देखना चाहो तो जो वुड है तुम्हारा, वुड अल्टीमेटली वो बना हुआ तो एटम से ही होगा ना, होंगे तो एटम्स ही, वही तो एमिट करेंगे। यस सर। हाँ। तभी तो वो कंबाइंड होके हाँ सर। काफी सारा निकलता हुआ दिखता है कि नहीं? यस सर। तो अल्टीमेटली निकाल तो वो रेडिएशन से एटम्स ही रहे, उसके अंदर के हो सकता हो वुड के, और क्या निकालेंगे? और वुड जो है हम कार्बन का है, कार्बन की वुड है, और भी मटेरियल्स होंगे, प्योर कार्बन तो होगा नहीं वुड, और भी उसमें जो प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं तमाम चीजें होंगी ही, कार्बन कंपाउंड्स। पर हम ये मान लेते हैं कि कार्बन के साथ और भी कंपाउंड अंदर हैं, तो वो तो रेडिएट आउट करेंगे ही। अच्छा, इसको, उसके अलावा इसको छोड़ो, ये मान लो कि सन है, तो सन की जो रेज आती हैं, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिस्कवर हुई थी, तो वो कहाँ से हुई थी? ये प्रिज्म के थ्रू पास जब किया गया था, ये जो रेडिए सनलाइट आई थी, और इसको प्रिज्म के थ्रू पास करके यहाँ जो स्क्रीन पर ये ऑब्टेन किया गया था, विबग्योर, ठीक है ना, ऐसे करके ये। तो ये भी तो एक्चुअली सन के अंदर से जो रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही इस तरीके से, तो उनको स्प्लिट किया गया था, यहाँ पे कुछ रेडिएशन, यहाँ पे कुछ रेडिएशन मिला था। तो ये जो रेस थी ये भी तो सन के अंदर से आ रही, कुछ तो ये भी तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही रही होंगी, एटॉमिक एटम्स से निकली होंगी। सन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, उनका कंबशन होता है, हाइड्रोजन हीलियम प्रेजेंट होते हैं अच्छी अमाउंट में। तो उनके एटम्स, हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स वाइब्रेट करके जो है रेडिएट आउट कर रहे होंगे, या हमने स्प्लिट कर लिया तो कुछ अल्ट्रा ऊपर अल्ट्रा वायलेट मिलती हैं, इंफ्रारेड, रेड के करीब इंफ्रारेड,
और इधर अल्ट्रावायलेट मिलती हैं, बीच में ये विबग्योर होता है हमारा विजिबल लाइट वाला, बाकी ऊपर-नीचे विजिबल नहीं होता है। तो ये तो यहाँ भी हो रहा है, जैसे वुड में हो रहा था वैसे सन रे जो होती है जिसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, हम लोग 9th-10th से उसको पढ़ते हैं स्प्लिटिंग वाला प्रिज्म का, तो रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। फिर भी ये जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं है। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि ये जो हमने लिया है ना, चाहे ये सन रेज़ हो, चाहे ये वुड हो, इन सब में प्योर एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से। और मॉलिक्यूल्स भी कई सारे हैं, कोई यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है उनमें, सब एमिट करेंगे, इस तरीके से, सब एमिट करेंगे। होता क्या है कि इनकी मर्जिंग से जो हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना चाहते हैं प्रिज्म के थ्रू पास करा करके, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, वो ऐसे होता है, ओवरलैप होता है। जो प्रिज्म के थ्रू हम लोग जो 10th बेसिक लेवल पे हम लोग रिफ्रैक्ट ये पढ़ते हैं, डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि जो विबग्योर होता है, इसमें सारे कलर्स की बाउंड्री आपस में डिस्टिंक्ट नहीं होती, ओवरलैप करती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं रहती। उसका रीज़न यही होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ अपना जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो उसकी वजह से डिस्टिंक्ट हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता, शार्प बाउंड्रीज़ नहीं रहती हैं सारे कलर्स के बीच में। हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने में इसी चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पे यही चीज़ अलग करते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो डिस्चार्ज ट्यूब जो हमने कैथोड और एनोड रे के लिए देखा था, ठीक उसी का यूज़ करते हैं। बहुत लो प्रेशर हमने वहाँ पे लिया था, यहाँ भी लो प्रेशर लेंगे और यहाँ पे एटॉमिक स्पीशीज़ लेते हैं। इनको बोलते हैं एटॉमिक स्पीशीज़, मतलब प्योर एटॉमिक फॉर्म में हम किसी एलिमेंट के वेपर को लेते हैं, एटॉमिक स्पीशीज़। एटॉमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? वेपर एलिमेंट एलिमेंट इन वेपर फॉर्म या फिर एलिमेंटल गैस। अब एलिमेंटल गैस, एलिमेंट इन वेपर फॉर्म, इसका क्या मतलब है? एलिमेंटल गैस, एलिमेंट इन वेपर फॉर्म, कोई एलिमेंट जो जनरली एग्जिस्ट करता हो सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में, इसको हम लोग पहुंचाते हैं वेपर फॉर्म में और वेपर फॉर्म में इसके एटम्स को मॉलिक्यूल नहीं बनने देते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को स्टडी कर रहे हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो O2 नहीं होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम अलग होंगे। अगर नाइट्रोजन को स्टडी कर रहे हैं तो N2 नहीं होगा, नाइट्रोजन एटम अलग होगा, नाइट्रोजन एटम अलग होगा, मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये है एलिमेंटल गैस का मतलब। एलिमेंटल गैस, अपने एलिमेंट फॉर्म में रहेगी, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं बनेगी, N2 नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, अलग अलग एटम्स रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कई सारे एटम्स रहते हैं और लो प्रेशर पे हाई इलेक्ट्रिक करंट, जस्ट लाइक कैथोड रे और एनोड रे में देखते थे, उस तरीके से पास कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद ये वाइब्रेट करते हैं जो एटम्स होते हैं इनके, और फिर एनर्जी एमिट करते हैं। इस एनर्जी को फिर हम लोग जो यहाँ से एमिट होती है, फिर हम लोग एटॉमिक इसको हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं और तब हमें डिस्टिंक्ट कुछ फाइन लाइंस मिलती हैं। और ये फाइन लाइन्स ही कंस्टिट्यूट करती हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हर एलिमेंट अपने हिसाब से कुछ पर्टिकुलर एनर्जी एमिट आउट करता है, फिक्स्ड, सबकी अपनी डेफिनिट होती है और उससे हम लोग पहचानते हैं किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को, क्योंकि हर किसी का अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो यूनिक होता है, वो उनकी पहचान करने के लिए होता है, जैसे हम लोग आधार कार्ड अपना रखते हैं। तो ये एटम्स का एलिमेंट्स के एटम्स का आधार कार्ड होता है, ये उनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। हर किसी का अपना स्पेक्ट्रा अपना अलग होता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में इस तरीके से, और 2 तरीके से ऑब्टेन करते हैं। एक तो, या तुम ही बताओ कि 2 कौन से तरीके होते हैं जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के? तो क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के कौन से 2 तरीके होते हैं? सर एक तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। नहीं, नहीं, ये तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होता है। ये तो रेडिएशन एमिट करवाने के लिए होगा कि रेडिएशंस एमिट हो। रेडिएशंस तो एमिट हो जाएँगे। ऑब्टेन कैसे करेंगे? 2 तरीके होते हैं ऑब्टेन करने के।
पता नहीं याद नहीं। अच्छा, देखो 2 होते हैं, आज सिर्फ इसको समझा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पे सिर्फ लिखवाने वाला काम हो जाएगा। एमिशन, एब्जॉर्प्शन, याद आया 2? एमिशन स्पेक्ट्रम, यस सर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यस सर, हाँ। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये जो दोनों होते हैं इसमें क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में? एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में होता है कि कई सारी रेज एमिट होती हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की वेव्स एमिट होती हैं, और इनको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे कुछ मिलती है ब्राइट, यहाँ पे कुछ ब्राइट फ्रिंज मिलती है, यहाँ पे कुछ ब्राइट मिलता है। इसको हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा एमिशन का बोलते हैं। एटम्स ने एमिट किया है, ठीक है ना, एनर्जी एमिट आउट करी एटम्स ने। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की कई सारी वेवलेंथ को एटम्स के थ्रू पास करते हैं। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से, और ये एटम्स के थ्रू पास होंगी। होगा क्या कि यहाँ पे अब एटम्स एमिट नहीं करेंगे, अब एटम्स एब्जॉर्ब करेंगे। एटम्स को रेडिएशन मिल रहा है और वो एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन सिर्फ वो वही एब्जॉर्ब करेंगे जो वो यहाँ पे एमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इन्होंने एब्जॉर्ब करी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट वी हैव टेकन, जो जो सी यहाँ पे ये एमिट करेंगे, वही वही इन सारी में से वो एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी सब पास हो जाएंगी। तो बाकी सब जब पास होंगी तो यहाँ से ये सब मान लेते हैं निकल गई, बीच में यहाँ पे एक नहीं थी, वो खाली रही। उसी तरीके से ये सब निकल रही हैं, ये सब निकल रही हैं, फिर एक खाली मिली, और फिर इस तरीके से सब निकल रही हैं। यहाँ पर फिर जब इनको ऑब्टेन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये सब तो एलिमिनेटेड हो जाएगा, पर हमें बीच में जो स्पॉट्स मिलेंगे यहाँ पे, ये वाला, ये इतना, जिस पर कोई लाइट नहीं पहुंची, जहाँ ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया, वो पार्ट्स यहाँ पे ये सेम वही पार्ट्स होंगे जो यहाँ पे ब्राइट दे रहे थे। तो ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ क्या किया कि एटम ने जो सी एनर्जी एमिट करी थी जिन फ्रीक्वेंसीज की, उन फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सबको पास होने दिया। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब वाले थे उनकी जगह खाली हो गई। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इसमें यह देख लेते हैं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करने वाली प्लेसेस खाली हैं। यहाँ पे देख लेते हैं किस किस फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्ड करने वाली प्लेसेस ब्राइट हो गई हैं। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर है दोनों? सर। ठीक है, तो हम लोग इसमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोग नोट्स जो है नेक्स्ट टाइम पे पूरे कर लेंगे। समझ आज पूरा लिया हम लोगों ने कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या रहता है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हाइड्रोजन के बारे में जो बाल्मर और लाइमन सीरीज वाले होता है पूरा, वो टॉपिक देख लेंगे, और क्वांटम थ्योरी फिर फाइनली जो हम लोगों का एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला पूरा पार्ट होता है, उसको हम लोग कवर करेंगे, और कैसे जो है फिल होती हैं शेल्स में, प्रिंसिपल होते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल और बाकी जो उससे रिलेटेड होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे फिर कवर करेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। कुछ बाकी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इस पे करते हैं। ओके। थैंक यू। वेलकम।